हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राकेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का 7वां सेट हल करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड 824 आईपी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेट है और ये हमारा लास्ट सेट है 2024 का। तो आप लोग इसको तैयार करना है, सारे सेट को अच्छे से तैयार करना है, तभी आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलने की संभावना होगी। क्योंकि प्रैक्टिस मारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी परीक्षा में प्रैक्टिस मार के नहीं जाते हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल और गलती है। तो ज़्यादा हम आपको नहीं कहेंगे, कुछ समझाएंगे जो हमको अच्छा लगता है। मैं आपको वो चीज़ें जो रियल है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बाकी समझना ना समझना आपका काम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहले विकल्प वाले प्रश्न को हल करेंगे, फिर वर्णात्मक प्रश्न को हल करेंगे। हमारा यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। इसमें पूछा गया है, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? तो ऐसा कंडीशन अवतल लेंस में बनता है। इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी? यानी फोकस दूरी ज्ञात करना है हमको। अब यहाँ पर देखिए, ध्रुव केंद्र से वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी दिया है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग आर से लिखते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो आर बराबर आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद हम लोगों से फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी आपको पता है, फार्मूला होता है r/2। तो यहाँ पर हम लोग मान ला करके रख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर r का मान आपका 20 दिया गया है। तो f = आपका बनेगा 20/2। काट देंगे तो यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। और यही 10 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है? बी वाले में। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया है, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, जब वायुमंडल में प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो उसमें जो लाल रंग होता है ना, उसका प्रकीर्णन कम होता है, और उसमें जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। तो जो कण होते हैं वो मतलब उनको नीला रंग को ज़्यादा प्रकीर्णित करने का काम करते हैं, ज़्यादा फैलाने का काम करते हैं। इस कारण जो है सारा वायुमंडल जो है नीला रंग का हो जाता है, यानी स्वच्छ आकाश जो है नीला दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार आपको डी वाला ऑप्शन राइट मिलेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो देखिए आप लोग, मैं बता देता हूँ इसकी फोकस दूरी कैसे निकालेंगे। लेंस की क्षमता आपका 2 डायोप्टर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए लेंस की क्षमता P बराबर 2 डायोप्टर दिया गया है। 2 डायोप्टर ये आपका दिया गया है। आपको यहाँ पर क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आपको पता है इसका फार्मूला होता है 100/, हाँ यहाँ पर आपका ये होता है 100/P। ठीक है, यानी इस फार्मूले को मैं डायरेक्ट पक्षांतर कर लिया हूँ। फार्मूला होता है P बराबर 1/F। ठीक है, लेकिन ये मीटर में होता है, जब आप इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100/FCM होता है। तो यहाँ पर हमने इसको पक्षांतर कर लिया है। तो यहाँ पर F = 100/, और यहाँ पर आपका लेंस की क्षमता आपका 2 डायोप्टर दिया गया है। यहाँ पर इसको काट देंगे तो F बराबर आपका 50 निकल के आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जिस ऑप्शन में यह दिया गया होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये प्लस का 50 दिया गया है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये मैं बता देता हूँ, किस तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये जीवित तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी जो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है घरेलू विद्युत परिपथ में, उसको हम लोग जीवित तार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो भाई ये एक संबंध बन रहा है। ठीक है, शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2, x3 हैं से प्रदर्शित किए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो ये इसका यही वाला संबंध सही है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि आपको पता है P बराबर W/T होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के क्रम में इसको सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है 7 नंबर में, एक चालक में 10 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है। इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले
आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लोगों से आवेश पूछा जा रहा है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग देखिए I बराबर दिया गया है 10 एम्पियर। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ भाई लोग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होता है, यानी समय दिया है 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड दिया गया है। अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, आवेश की मात्रा यानी क्यू की वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्यू बराबर आपको पता है IT होता है, यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। तो क्यू बराबर I का मान 10 गुणे T का मान 2, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 10 गुना 20 कूलाम निकल के आएगा, ठीक है। 20 कूलाम ये इसका आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं 20 कूलाम किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 20 कूलाम आपका C वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। फिजिक्स वाले क्वेश्चन हमारा यहाँ से समाप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O होता है। ए वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है pH मान 8.5 वाला विलयन है। तो 8.5 वाला विलयन है, जिसका pH मान 8.5 होता है, वह कौन सा विलयन है। तो आपका क्षारीय विलयन होता है। इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि 7 पे उदासीन होता है, 7 से अधिक पर क्षारीय होता है और 7 से कम पे अम्लीय होता है, यही शर्त होता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका IUPAC क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन हैं, इस क्रम में जुड़े गए हैं और दूसरे नंबर पे आपका CH3 जुड़ा है जिसका नाम मेथिल है। तो 2 मेथिल और इसमें 1 2 3 यानी मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। और CHO समूह के लिए जो आपका लास्ट में शब्द जुड़ता है सफिक्स प्रीफिक्स के रूप में, ठीक है, यानी अनुलग्न पूर्वलग्न जिसको कहते हैं, उस रूप में जो जुड़ता है वो अल होता है, तो प्रोपेनल हो जाएगा। इसका C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। तो अधातुओं के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो यानी ये CaNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो C2H2 आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है मेरे प्यारे बच्चों, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त दाब नापा जाता है। तो इस क्या नाम है इसका, इस पाइगमो मैनोमीटर से नापा जाता है, ठीक है, रक्त दाब, ध्यान रखना आप लोग। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो ये आपका साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन्स है, बाकी सब जो है प्राणियों में पाए जाने वाला हार्मोन्स है, ठीक है। इसका आपका C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है एक लिंगी पुष्प है। तो इसमें जो है पपीता का जो पुष्प होता है वो एक लिंगी पुष्प माना जाता है। पुनर्जनन का उदाहरण है, तो प्लेनेरिया आपका पुनर्जनन का उदाहरण है, इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसका होता है, किससे होता है। तो यहाँ पर ओजोन परत का क्षरण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पारितंत्र है। तो प्राकृतिक पारितंत्र आपका जो है वन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। तो हरे पौधे एवं नीला हरित शैवाल जो है ये आपका आहार श्रृंखला के अंतर्गत आने वाला उत्पादक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके पूरे विकल्प वाले क्वेश्चन एंड हो जाते हैं। अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो जो है वर्णात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लोग इसके उत्तर को हम लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग दृष्टि दोष की परिभाषा देखिए। आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाने के कारण वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे आँख का दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यानी आँखों की मांसपेशियों की जो क्षमता कम हो जाती है तो हमारी आँखों से वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखती हैं, हमारी दृष्टि कमज़ोर पड़ जाती है, धुंधला हो जाता है, जिसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। आँख का दृष्टि दोष या नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। यहाँ पर आप चाहें तो प्रकार भी बता सकते हैं। अब उसके बाद इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या पूछा गया है देखिएगा यहाँ से आप लोग। इसमें कह रहा कि कोई 3 व्यक्ति हैं PQR, 3 व्यक्तियों में से दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। यदि तो कुछ शर्त हैं, देखिए। P केवल निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की नहीं।
तो इसका मतलब इसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अब इसके निवारण यानी कि इसके आँख में जो चश्मे में जो लेंस लगेगा वो आपका अवतल लेंस लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अवतल लेंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है क्यों केवल दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की नहीं, तो इसका मतलब इसको दूर दृष्टि दोष है, तो इसको उत्तल लेंस की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है, तो इसका मतलब इसको मेरे प्यारे बच्चों जरा दृष्टि दोष है, इसको द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होगी, द्विफोक्सी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना आप लोग, द्विफोक्सी लेंस की ज़रूरत पड़ेगी इसको, तो यानी कि ये चीज़ बराबर देख पाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपका अगला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देखिए, इसमें कह रहा है जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड तथा 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक आपको निकालना है, तो आइए हम लोग इसके अपवर्तनांक को कैसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर आपका जो है जल चाल दिया गया है, तो यहाँ पर जल में चाल जो दिया गया है वो आप लिख लीजिएगा V1 बराबर, ठीक है, ऐसे लिखिएगा 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति प्लस का 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसको यहाँ पर जो है ये आपका जल में है, यानी वाटर मान लीजिए, ये वाटर में है और ये ग्लास में है। ग्लास में जो है इसकी चाल दिया गया है, इसको V2 मान लीजिए, तो यहाँ पर V2 बराबर 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष कांच का और वायु के सापेक्ष कांच का। तो देखिए कैसे कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन का जो अपवर्तनांक होगा, यानी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा, इसको मैं निकाल देता हूँ। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको निकालना है। ठीक है, तो ये n बराबर हो जाएगा अपवर्तनांक बराबर 2.25 गुणे 10 की घात 8 बटे में 2 गुणे 10 की घात 8। ये पावर सेम है, कट जाएगा, यहाँ पर इसको भाग करना है आपको, तो ये आपका आंसर आ जाएगा n बराबर 1.125, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं मिला भी सकता हूँ कि आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद दूसरा आंसर है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो अब हम लोग वायु के सापेक्ष निकाल लेते हैं। दूसरा प्रश्न, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका आंसर निकालना है, तो n बराबर, अब वायु के सापेक्ष निकालना है, तो इस वायु में प्रकाश का चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और कांच वाले का कितना दिया है, कांच वाले का 2 गुणे दिया है, 2 गुणे 10 की घात 8। ये यहाँ से कट जाएगा, तो n बराबर ये आपका आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हमने दोनों क्वेश्चन आपको हल करके बता दिया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध जो है, देखिए यहाँ पर प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। और उसके बाद दूसरा, चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 शर्त बन रहे हैं, यानी 2 बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। यहाँ पर 2 शर्त इसके बन रहे हैं, यही इसके आंसर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें एक प्रश्न और है, इसको आपको हल करना है, तो इसका हल आप लोग खुद ही करेंगे।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित सहायता से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात की जा सकती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, कि मेरे प्यारे बच्चों पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से 3 अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाया जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इस तरह से कुछ फैलाया जाता है ऐसे। तो यहाँ पर अंगूठा जो होता है वो उस चालक तार पर जो बल लगता है उसको बताता है, और ये वाली अंगुली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और ये अंगुली जो है धारा को आगे बढ़ने की दिशा को बताती है। तो इस तरह से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है इसमें 3 अंगुलियां 3 प्रकार की दिशाओं को बताती हैं, चालक पर बल की, चुंबकीय क्षेत्र की और विद्युत धारा की दिशा को बताती हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना है आपको, बस यही चीज़ यहाँ पर आप लिख दीजिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाते हैं, यानी इस प्रकार से फैलाते हैं, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, और उसके बाद ये दूसरी तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को बताती है। बस यही चीज़ें यहाँ पर आपको लिख देना है ऐसे। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला इसी में एक प्रश्न और है दक्षिण हस्त का अंगूठे का नियम। तो दक्षिण हस्त का अंगूठा का नियम जो है ये क्या कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण हस्त का अंगूठा का नियम क्या कहता है, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग। ये नियम कहता है कि यदि हम आप लोग जो है किसी चालक तार को अपने अंगूठे की मदद से और चारों उंगलियों की मदद से अगर इस प्रकार से पकड़ते हैं ऐसे, देखिए, तो ये अंगूठा जो है, देखिए अंगूठा किसको व्यक्त करता है, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करता है, और ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती हैं। यही चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहता है। अब यही चीज़ों को यहाँ पर लिख देना है। इस नियम के अनुसार यदि दाएँ हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियाँ तार पर लिपटी हों, तब अंगूठा जो धारा की दिशा में होता है और लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा में होती हैं या उसको प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना और चित्र बना लेना आप लोग। तो ये आपका 6 नंबर जो है इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 नंबर को आपको पूरा ऐसे कंप्लीट लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है घर के मुख्य स्रोत में 3 तार ABC निकलते हैं, इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग क्या होता है? तो भाई ये प्रश्न कई बार आपको बताया गया है, लेकिन चलो ठीक है फिर भी आपको बता दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो घरेलू में इस प्रकार से के 3 प्रकार के घरेलू उपकरण में इस प्रकार से घरेलू वायरिंग में इस 3 प्रकार से तार प्रयोग किए जाते हैं। गर्म तार, ठंडा तार, भूसंपर्क तार, ठीक है, जिसको लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर कहा जाता है। ठीक है, ये लाल कलर का होता है, ये काला और ये हरा कलर का होता है। इसमें धारा प्रवाहित होती है, ये उदासीन होता है, और ये पृथ्वी में अर्थिंग का कार्य करता है पृथ्वी से। कई बार यह क्वेश्चन कई सेटों में बताया गया, रिपीट किया गया बार बार, इसलिए यहाँ पर भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट उसी सेट में, अपने जिस सेट में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें अब कुछ हमारे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इसमें पूछ रहा है एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो एथेनॉल का मतलब होता है C2H5OH। ठीक है, इसको एथेनॉल कहा जाता है, यानी एथिल एल्कोहल कहा जाता है। तो इसके 2 रासायनिक समीकरण हमको लिखना है। देखिए ये आपका एथेनॉल है, ठीक है, CH3CH2OH, या फिर चाहे इसको ऐसा लिख सकते हो। अब इसके रासायनिक गुणों के 2 रासायनिक समीकरण देना है। तो यहाँ पर रासायनिक गुणों के 2 रासायनिक समीकरण यहाँ पर आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए पहला आप इसको लिख सकते हो और दूसरा आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला आप लोग इसमें लिख लेना, क्षार से धातुओं से क्रिया करने पर ये जो है सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, और दूसरे में लिख लेना कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ठीक है, और ये रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा होता है, इसका एक स्टेप यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, यानी दोबारा जो बनता है उसकी क्रिया अगर दोबारा अल्कोहल से कर दिया जाए तो ये आपका डाई एथिल ईथर बना लेता है। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। तो ये क्वेश्चन तब जा कर के आपका पूरा होगा। इसी में फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी एसिटिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल का मतलब होता है CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल होता है। तो फिर इसके भी 2 रासायनिक समीकरण देना है, रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण देना है। तो देखिए ये आपका एसिटिक अम्ल है, देखिए यहाँ पर ये आपका एसिटिक अम्ल है। अब यहाँ पर जो है इसके भी 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखना है। तो नंबर 1 आप जो है देखिए
पहला समीकरण एसिटरीकरण का लिख लीजिएगा। इसमें जो है एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराया जाता है, तो ये एथिल एसीटेट बना लेता है प्लस आपका जेल बना लेता है। ठीक है, तो पहला समीकरण आप ये लिख लेना। ठीक, और उसके बाद दूसरा समीकरण में आप लोग जो है इसको चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो, चाहे इसको लिख लेना, हमारे हिसाब से इसको लिख लेना। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यानी कि दूसरे स्टेप में अगर हम एसिटिक अम्ल की क्रिया इससे Na2CO3 यानी बाई कार्बोनेट से करा दें, कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से करा दें, ये कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाई प्लस जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों रासायनिक समीकरण इसमें लिख लीजिएगा, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बाकी आपको ध्यान रखना है कि किस रिएक्शन में क्या क्या मिलाने पर क्या क्या बन रहा है। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी का है द्विव अपघटन अपक्रिया क्या है, उसके बाद उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है। तो आइए हम लोग इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया या द्विव अपघटन अपक्रिया, बात एक ही है। द्विव अपघटन का मतलब यही होता है कि जिसमें कोई अभिकारक दो भागों में टूट जाए, उसी को द्विव अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए, पहले परिभाषा आप लोग लिख लेना, उसके बाद फिर आप एग्जाम्पल लिखना। इसमें लिखना वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है या अपघटन अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को लिख लेना आप लोग। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, यह जो है उष्मा के प्रभाव से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो ये आपका एक जो है अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। आप इसको अपघटन ही बोल सकते हैं या द्विव अपघटन बोल सकते हो, बात एक ही है। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जो कि अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है। तो देखिए, उदासीनीकरण अपक्रिया का मतलब मैं आपको बोल देता हूँ, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके, देखिए क्या बोलते हैं, अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार, जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर आपस में क्रिया करके जो है लवण प्लस जल बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। तो उस अपक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। बस केवल आप लोग परिभाषा में इतना लिखना कि वह अपक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिल करके या क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, बस इतना केवल आपको लिख देना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहा है पीएच मान क्या है। तो पीएच मान को मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है, दहन अपक्रिया क्या है। तो चलिए मैं इनको भी जान लेता हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पीएच मान वाला टॉपिक है। यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो कि सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। इसका फार्मूला होता है pH बराबर -log10 आयन। ठीक है, या फिर बराबर में log10 1/H आयन, ऐसा भी आप लिख सकते हो। चाहे ऐसा लिख दो या फिर चाहे ऐसा लिख दो, बात एक ही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग pH मान के बारे में इतना लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसी में एक क्वेश्चन और कह रहा है ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है। तो आइए ऑक्सीकरण अपक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है। यहाँ पर एक ऑक्सीकारक है। अब ऑक्सीकरण अपक्रिया हमको जानना है, तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण के बारे में देखिए जान लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, यानी जिस अपक्रिया में जो है किसी परमाणु से या अणु से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल में आप लोग जो है यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसी में एक क्वेश्चन और है, दहन अपक्रिया क्या है। तो चलिए हम लोग दहन अपक्रिया जान लेते हैं। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग दहन अपक्रिया देख सकते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होती है।
यह अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश बना लेता है। ठीक है, तो केवल इतना परिभाषा लिख देना और कोई 1-2 एग्जाम्पल लिख लेना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई सेट में यहाँ पूछा गया है। अब हमारा कुछ अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। यानी ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग बताना है आपको। तो ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को शुद्ध बनाने में किया जाता है। इतना आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त होता है, आइए हम लोग इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जिप्सम से कर दें, ठीक है, तो इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। जैसे ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसकी क्रिया अगर हम जल के साथ करा देते हैं तो यहाँ पर जिप्सम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी इस रासायनिक समीकरण को आप इसमें लिख लेना, क्योंकि इसमें यही कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनाओगे। तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम ऐसे ही बनाएंगे आप लोग। ठीक है, क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया अगर आप लोग जो है जल के साथ करा देते हैं तो ये आपका जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, और केवल रासायनिक समीकरण ही आपको इसमें लिखना है, तो केवल आपको यही समीकरण लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आइए हम लोग संक्षारण को समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। संक्षारण को उदाहरण द्वारा हम लोग कैसे समझेंगे, तो हम लोग संक्षारण को उदाहरण द्वारा भी समझेंगे, वो भी बहुत आसान भाषा में। देखिए यहाँ पर आप लोग, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन या नमी या अन्य रसायनों से धीमी धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, संक्षारण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लग जाना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जम जाना आदि, ये संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको परिभाषाविद उदाहरण बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 गैसों के अणुओं का वो होता है, सम्मिलन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ओजोन O3 के अणु के ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनता है। ठीक है, ओजोन की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। यानी सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आता है उससे जो है पृथ्वी की रक्षा करता है। यदि यह पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच जाए तो व्यक्ति के त्वचा में रोग, कैंसर, मोतियाबिंद जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कैंसर, मोतियाबिंद या चर्म रोग जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, जिससे क्या होगा, सूक्ष्म जीव मर जाएंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीव मर जाएंगे। और भी क्या हो सकता है, और क्या होगा, ओजोन परत के अवक्षय से वर्षा में अंतर आ जाता है। ठीक है, यानी अगर ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट होगा तो वर्षा बहुत कम होगी। ठीक है, जिससे पर्यावरण प्रभावित होगा तथा पूरे विश्व में आहार की कमी हो सकती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इतना सारा प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, ये ओजोन जो है पारितंत्र को ये सारा प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, जो कि अभी आपको यहाँ पर हमने बता दिया है। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण सहित बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोग इसको भी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये खाद्य श्रृंखला है। यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं। यह श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो ये बड़ा सटीक परिभाषा है कि जैसे एक दूसरा जीव क्या होता है, अपने भोजन के लिए एक दूसरे जीव से जुड़ा होता है, यानी एक परस्पर कड़ी बनाए रखते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर जैसे बगुला मछली को खा जाती है, मछली इसको भी खा सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर एक दूसरे के क्या करते हैं, एक दूसरे की कड़ी बना रहे हैं, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। ठीक, जैसे ये मोर है, मोर सांप को खा जाता है, सांप मेढक को खा जाता है। ठीक, ऐसे ऐसे क्या है, मेढक छोटे छोटे कीट पतंगों को खा जाता है और ये कीट पतंगे छोटे छोटे घास को खा जाते हैं। ठीक है, बाघ हिरण को खा जाता है, हिरण
पेड़ पौधे की पत्तियों को खाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के कड़ी बना रखते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब खाद्य श्रृंखला के बाद उसी में एक टॉपिक है खाद्य जाल, ठीक है। तो यहाँ पर खाद्य जाल भी देख लीजिए क्या होता है। जब अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो पारितंत्र में अंतर संबंधों का स्वरूप एक जाल की भांति दिखाई देता है। इस जटिल अंतर संबंधी के जाल को खाद्य जाल कहते हैं। तो इसका भी बड़ा सटीक परिभाषा है, आप केवल इतना लिख दीजिएगा तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, कटेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये किस तरह से एक दूसरे से कैसे जाल बनाते हैं, ठीक है। यही है आपका एक प्रकार से खाद्य जाल का उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर आप भाई सारे चित्र को एक दूसरे से जीव जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगला क्वेश्चन है आपका कायिक प्रावर्धन मुकुलन। तो इसको कई वीडियो में मैंने बता रखा है आपको, वहाँ पर आप लोग जाकर देख लेना एक बार, ठीक है। मैं फिर एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। कायिक प्रावर्धन में देखिए, इसमें पौधे के कायिक भागों से नए पौधे को बनाने की प्रक्रिया को कायिक प्रावर्धन कहते हैं, यानी जिसको हम लोग कलम लगाना कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे के कायिक भागों को काट करके जोड़ करके नया पौधा बना लेते हैं, नया पौधा जमा लेते हैं, तो उसको हम लोग कायिक प्रावर्धन कहते हैं, जिसको दूसरे भाषा में कलम लगाना कहते हैं, ठीक है। जैसे तना, पत्ती, जड़, इन सब की मदद से एक अलग पौधा उगाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रावर्धन कहते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है इसी में, मुकुलन क्या है, मुकुलन बताना है आपको। तो मुकुलन में क्या होता है, इसमें बहुकोशिकीय जो जीवधारी होते हैं उसके शरीर पर क्या होता है, उसके सतह पर अनेक मुकुल बनते हैं, यानी छोटे छोटे मुकुल उत्पन्न होते हैं। और मुकुल क्या करते हैं, वो मृत शरीर से पृथक होकर एक नया जीव का निर्माण करते हैं। यानी जो छोटे छोटे मुकुल होते हैं वो जो है क्या करते हैं, उस शरीर से अलग मतलब क्या होता है, अलग हो करके एक नया जीव का रूप ले लेते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट, इन सब में यह चीज़ देखने को मिलता है। तो यही होता है मुकुलन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की रचना की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना है और पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन करना है। तो इसको भाई आप लोग खुद से देखना है, समझना है आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये 2 प्रश्न आपको खुद से ढूंढ लेना है और आपको उसका उत्तर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन का हल आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको मैथ का आंसर में मिलना शुरू होगा।